नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। आज की कहानी में आप सबका स्वागत है और उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे से होंगे और अपना ख़्याल भी रख रहे होंगे। आज की जो कहानी है, आज की कहानी में ये जानेंगे कि एक औरत जो 2 बच्चे की माँ है, एक 19 साल का लड़का है, 14 साल की लड़की है, पतिदेव हैं, बड़े मेहनती और सामाजिक व्यक्ति हैं। लेकिन इतना होने के बावजूद भी वो ऐसी गद्दारी करती है कि अपने पति की निर्मम हत्या करवा देती है और सारे सबूत को मिटवा देती है। आखिर वो कौन-सी लालच, कौन-सा मनसा उस औरत के मन में चल रहा, जिसकी वजह से वो इतनी बड़ी कदम बेरहमी से उठाती है वो। आज की कहानी से ये सीखने को मिलेगा कि कहीं भी, किसी भी प्रकार से अगर कोई भी धन का लालच दे, तो भी अपने परिवार को और अपने ईमान को त्यागना नहीं चाहिए। ये सीखने को मिलती है। कहानी सुनने से पहले आप तमाम लोगों से अपील है जो मुझे सुन पा रहे हैं। अगर आप बिज़नेसमैन हैं, छोटा-मोटा रोज़गार करते हैं, कोई प्रोडक्ट्स अगर आपके पास है, तो अनमोल ज़िंदगी डॉट इन पे जाकर अकाउंट बनाइए और अपने प्रोडक्ट को वहाँ पे आप पोस्ट कर सकते हैं। यानी फ्री में एडवर्टाइज़मेंट आप कर सकते हैं अनमोल ज़िंदगी डॉट इन से। यानी आपको स्टार्ट करने के लिए ये सहयोग है अनमोल ज़िंदगी की तरफ से और कोसप ट्रस्ट की तरफ से। कोसप ट्रस्ट का एक और मुहिम है, समाज को चाहिए साफ-सुथरा सोशल मीडिया। आप mypungi.com पे जाएँ, अकाउंट बनाएँ और पूरे परिवार के साथ सोशल हो जाएँ। अपने दोस्तों को भी आप वहाँ पे इनवाइट कर सकते हैं। साथ ही वहाँ से आप पॉइंट अर्जित कर सकते हैं और वहाँ से पैसे की आय भी आप कर सकते हैं। बढ़ते हैं कहानी की तरफ। देखते हैं कि आखिर वो कहानी में कौन-कौन सी कदम उठाती है, पुलिस कौन सी कदम उठाती है और किस तरह से कातिल तक पहुँच। बात है पंजाब की कोरीकोटला गाँव का। कोरीकोटला गाँव में हरजीत सिंह अपने परिवार के साथ रह रहे थे। बहुत बड़ा परिवार, आप तमाम लोग जानते हैं कि पंजाब, हरियाणा में पूरा परिवार एक ही जगह पे रहते हैं, बड़ा परिवार होता है, बड़ी फैमिली होती है। वहीं पे हरजीत सिंह का फैमिली, बड़ा भाई, छोटा भाई, एक और भाई जो अब वो रहे नहीं लेकिन उनके बाल-बच्चे वहाँ रहते हैं। हरजीत सिंह अपने परिवार के साथ भी वहाँ रहते हैं, काम करते हैं इलेक्ट्रिक बोर्ड में वहीं के, इलेक्ट्रिक का काम उनका था और अभी वो 4 साल पहले अपनी नौकरी को त्याग दिया है और त्यागने के बाद वो बस गाँव-गाँव में जाते हैं और बिजली का काम करते हैं। अगर किसी की मोटर खराब हो गई कहीं पे, बिजली का काम करना है, तो भी रिपेयर का काम करना है, तो भी वो सब करते हैं। क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं, बिजली बोर्ड पर भरोसा कम और हरजीत सिंह पे ज़्यादा करते हैं। क्योंकि बड़ा मिलनसार व्यक्ति हैं और काम भी समय पे कर देते हैं, पैसे भी कम लेते हैं, लोगों को पैसे भी बचाते हैं, समय भी बचाते हैं और इनका, हरजीत सिंह का परिवार भी चल जाता है आराम से चूँकि इनको काम मिल जाता है। अरिजीत सिंह दिन भर कहीं भी रहे, कुछ भी काम करते रहे, कहीं की भी इलेक्ट्रिक को वो सेट करते रहे, लेकिन अपना शाम का इलेक्ट्रिक सेट करने वो घर पे ही आया करते थे। 7 बजे वो घर पे पहुँच जाया करते हैं, ये उनकी आदत में शामिल। एक दिन 7 बज गए, 8 बज गए और वो घर पे आए नहीं। उनकी पत्नी परमजीत कौर भरा हुआ शरीर, बड़ी-बड़ी आँखें हैं, एक अच्छा व्यक्तित्व है, सुंदर देखने में लगती हैं और वो परेशान हो रही हैं कि भाई अभी तक पतिदेव जी घर पे हमारे आए नहीं। फ़ोन लगाती हैं, फ़ोन उनका स्विच ऑफ बताता है। 9 बज जाते हैं, करीब-करीब जाकर 10 बजे रात को एक बार ट्राई करते हरजीत सिंह का नंबर लगता है। बात होती है परमजीत सिंह से, अपनी पत्नी से। वो कहते हैं कि मैं अपने दोस्तों के साथ थोड़ा-सा पार्टी कर रहा हूँ, खा पी रहा हूँ।
और मैं घर आ जाऊँगा। बातचीत हो जाती है, तो घबराहट घर में कम हो जाती है, पत्नी घबराती नहीं है, बच्चे भी घबराते नहीं हैं। ठीक है भाई, लेकिन ये बताते नहीं कि मैं किनके साथ पार्टी कर रहा हूँ और कहाँ पे। रात गुज़र जाता है, आते नहीं हैं वो, सुबह भी हो जाती है नहीं। सूचना मिलती है घर पे कि हरजीत सिंह मरे हुए पड़े हैं। एक हौद है मोटर पंप का, जहाँ से पानी निकलता है खेतों में कटने के लिए जाता है। उसी हौद में वो पड़े हुए हैं और मरे पड़े हुए हैं। ये सूचना जैसे ही घर तक पहुँचती है, पूरे गाँव तक, पूरे पंचायत तक सनसनी फैल जाती है कि भाई हरजीत सिंह मर गए। बात ये फैल जाती है कि बिजली का करंट लगने से वो मर गए हैं, क्योंकि बिजली बनाने का काम करते थे। जहाँ पे इनकी लाश थी वहाँ पे मोटर ही था, और वो भी मोटर मतलब बनाने का काम ही था, खराब मोटर था वो। लेकिन अभी-अभी खराब हुआ था, हौद में पानी भरा हुआ था। उसी हौद के अंदर इनका मुँह था और पीठ ऊपर की तरफ था, और वो मरे पड़े हुए। खबर जैसे घर पहुँचता है, परमजीत रोते-चिल्लाते अपने सरपंच को लेती है, अपने घर परिवार, अपने बाल-बच्चों को लेती है, और बस ट्रैक्टर में सब बैठते हैं और चल जाते हैं। यानी परमजीत सिंह के घर से करीब-करीब 5 किलोमीटर की दूरी पे हरजीत सिंह का लाश में वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ का नज़ारा बड़ा दर्दनाक है। सामाजिक व्यक्ति थे सारे लोग, वहाँ पे गमगीन माहौल हो जाता। परमजीत बहुत ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला-चिल्ला कर रो रही है। दोनों बच्चे भी उसी प्रकार से। लाश को ट्रैक्टर पे उठाकर लाया जाता है घर, ट्रैक्टर से। घर लेकर आने के बाद सरपंच जी कहते हैं कि परमजीत, पुलिस को कॉल कर दो। परमजीत कहते हैं कि नहीं, पुलिस को कॉल नहीं करनी। पंचायत के लोग कहते हैं कि क्यों नहीं करनी? ये कहती है कि मुझे पुलिस को कॉल इसलिए नहीं करनी कि मैं नहीं चाहती कि मेरे पति का जो शरीर है, पोस्टमार्टम के दौरान चीड़-फाड़ करके रख दिया जाए। वो लोग चीड़ डालते हैं, कहाँ-कहाँ फाड़ते हैं, कहाँ-कहाँ ब्लेड लगा देते हैं। ये देखने जैसा नहीं होगा, और मैं नहीं चाहती कि इनका लाश को चीड़ा और फाड़ा जाए। इसकी वजह से मैं किसी भी कीमत में पोस्टमार्टम नहीं करने दूँगी, यानी पुलिस को क्यों खबर करनी? ये तो बिजली यानी मोटर बनाने गए थे, करंट लग गया और उससे इसकी मौत हो गई। तो इसमें कौन-सी बात है कि पुलिस को सूचना दी जाए और पोस्टमार्टम करवा दिया जाए, यानी लाश का भी सत्यानाश करवा दिया जाए। मैं किसी भी सूरत में अपने पति की जो है, मैं पोस्टमार्टम नहीं होने दूँगी। बहुत सारे लोग मनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो जिद पे ऐसा जिद कर बैठती है कि फिर किसी की हिम्मत नहीं होती है कि पुलिस को सूचना दिया भी जाए और कुछ किया जाए। गाँव के रीति-रिवाज के हिसाब से हरजीत सिंह का दाह संस्कार हो जाता है। दाह संस्कार करने के बाद परिवार नॉर्मल होता है, ज़िंदगी चलने लगती है, और जो भी क्रियाकर्म का जो क्रिया प्रक्रिया है वो सारे पूरे किए जाते हैं। ज़िंदगी नॉर्मल हो जाती है, बच्चे भी नॉर्मल हो जाते हैं, परमजीत भी नॉर्मल हो जाती है, और नॉर्मल होकर कभी मायके आ रही है, कभी जा रही है, आना-जाना लगा हुआ है। लेकिन परमजीत काफ़ी दुखी नहीं नज़र आ रही है। ये बात हरजीत सिंह के जो बड़े भाई गुरबख्श सिंह हैं, उनको ये खली जा रही है, बताई जा रही है कि क्या बात है, मेरा जो भाई है, वो बिजली यानी करंट लगने से वो मर नहीं सकता, क्योंकि इतने दिन का अनुभव था, वो उसको लग नहीं सकता, मतलब बड़ा सावधानी से वो काम करता था और काम करते हुए वो देखे भी हैं।
कहीं न कहीं जो है मेरा भाई का मर्डर हुआ है और अगर मर्डर नहीं हुआ होता है, अगर मर्डर नहीं हुआ है, तो फिर आखिर परमजीत इतनी जल्दी क्यों की कि पुलिस को भी खबर नहीं की और अ, लाश को जला दिया गया, दाह संस्कार कर दिया गया। आखिर क्या कारण है? ये तमाम बातें बड़े भाई के मन में चली जा रही, परेशान है। इधर वो परमजीत को ये देखते हैं कि बड़े खुशी-खुशी अपने मायके जाती भी है। किसी भी प्रकार का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, कोई दुःख नहीं है, अब मन किसी भी प्रकार का। इनके मन में शक उत्पन्न होता है और शक उत्पन्न होने के बाद ये फिर सोचते हैं जिस दिन घटना हुई थी कि आखिर परमजीत तो स्कूटर से आया जाया करता था, वो स्कूटर भी उस दिन मिला। जहाँ पे लाश था वहाँ पे फ़ोन भी नहीं था। किसी भी प्रकार का इसका जो सामान था, मिस्त्री का काम करता, जो औज़ार थे वो भी वहाँ पे नहीं थे। ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए बड़े भाई के मन में बड़ा एक पत्थर के जैसा कोई चीज़ बैठ गया मन में। नहीं, आखिर जानना ये है कि परमजीत को क्या बिजली से ही मरा? अब जानेंगे भी कैसे? क्या करूँ? कैसे कौन-सा काम करूँ? क्या करूँ? कि ये जानकारी प्राप्त हो जाए कि आखिर यानी हरजीत सिंह की मौत से पर्दा तो कम से कम उठ जाए कि आखिर किस कारण से मरा हुआ है। लेकिन मुझे ऐसा तो नहीं लगता कि वो करंट लगने से मरा। ये परेशान है बड़े भाई, जानना चाहते हैं कि आखिर उसकी मौत जो हुई, वो कैसे हुई? उसकी मौत के बारे में उसकी पत्नी, उसके बच्चे कोई भी अब ज़्यादा बातों को ध्यान में रख नहीं रहे हैं। सब लोग अपने-अपने ज़िंदगी में मस्त। थोड़ा-सा गुरबख्श सिंह अपने जो दोस्त हैं, पंचायत के लोग हैं, सरपंच साहब हैं, ये सबके मन में ये बात को डालते हैं और ये कहते हैं कि ज़रा-सा ध्यान रखा जाए और आप लोगों ने भी महसूस किया है क्या कि अ, अरिजीत सिंह के मौत का कोई भी फ़र्क यानी किसी भी प्रकार का कोई गम इस परमजीत पर नहीं। सारे लोग ध्यान देते हैं, गाँव के लोग भी ध्यान देते हैं, सरपंच भी ध्यान देते हैं कि बात तो सही है कि कभी ऐसा नहीं लग रहा है। आराम से आती है, आराम से जाती है, मायके आना है, आना है। अब ये फैसला करते हैं मतलब कि आखिर हरजीत सिंह की मौत से मुझे पर्दा उठाना ही पड़ेगा या उठवाना ही पड़ेगा। वो सीधे चले जाते हैं थाने। थाने जाने के बाद वहाँ का जो थानेदार हैं गोयल साहब को ये कहते हैं कि मेरा जो भाई है हरजीत सिंह का, उसको वो उसकी जो मौत हुई है वो करंट लगने से है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि इस प्रकार का और इस तरह से सब कुछ चल रहा है। मुझे शक है, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कुछ न कुछ तो दाल में काला। गोयल सिंह भी उनके भाई की बातों को ध्यान में रखते हैं और ध्यान में रखने के बाद अपने हिसाब से तफ्सीस में लग जाते हैं। लेकिन जो घटना वो बताते हैं, गुरबख्श बताते हैं गोयल साहब को, उससे ये गोयल साहब कहते हैं कि अगर घटनास्थल पे स्कूटर नहीं है, मोबाइल नहीं है, सामान नहीं है और हाथ-पाँव में कहीं न कहीं चोट का निशान था गर्दन वगैरह पे, तो ये बताया कि हाँ, गर्दन वगैरह पे चोट का निशान था, पीठ पे भी थोड़ा बहुत चोट का निशान था और लेकिन कोई भी सामान मिला नहीं है और इस प्रकार की घटनाएँ हुई हैं। गोयल साहब कहते हैं कि ये बिजली लगने से नहीं, यानी करंट लगने से नहीं, हरजीत सिंह की मर्डर की गई है। लेकिन अब तो लाश है नहीं, हड्डियाँ भी बची नहीं होंगी। अब इसको कैसे किया जाए? जाँच-पड़ताल कहाँ से की जाए? शुरुआत कहाँ से की जाए? गोयल अपने हिसाब से जाँच-पड़ताल करते हैं, सोचते। वो सोचते हैं कि क्यों ना जाँच-पड़ताल उसकी पत्नी से ही शुरू किया जाए। गोयल सिंह पहुँचते हैं परमजीत सिंह, पूछते हैं कि परमजीत आखिर आपके पति की मौत हुआ,
आपने हमें सूचना नहीं दी, यानी पुलिस को सूचना तक आपने नहीं दिया और बहुत जल्द जितना हो सका उतना जल्द आपने लाश को ठिकाने भी लगवा दिया, यानी दाह संस्कार करवा दिया। तो उनकी हड्डियाँ कहाँ हैं? परमजीत कहते हैं कि हड्डियाँ तो मैं वहाँ पे जाके प्रवाहित कर दिया। गोयल सिंह कहते हैं कि ठीक है भाई, आपने प्रवाहित कर दिया मतलब सबूत आपने छोड़ा नहीं। चलिए अच्छी बात है, आपने अगर सबूत। परमजीत कहती है कि श्रीमान, अभी जो हमारे साथ हो गया, उससे अभी पर्दा या उसके बारे में जो घटना घट गई, आप हमें दुखी क्यों कर रहे हैं? ठीक है, इसकी आवश्यकता नहीं है और मैं नहीं चाहती कि बात का सब सारी चीज़ें हो और हम उसी सदमे में जाकर के रोते-गाते गिर हैं और अभी-अभी तो निकले हैं उस सदमे से। गोयल सिंह कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं है। दारोगा इतना कह के वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद अपने टीम को रेडी करते हैं। रेडी करने के बाद कुछ टीम को परमजीत के पीछे लगा देते। कुछ दिन बाद ही गोयल साहब को ये पता चलता है परमजीत अपने मायके गई है और मायके जाने के बाद आराम से वहाँ से 4-5 दिन रहने के बाद वापस आई, ये सूचना मिलती है। लेकिन वो मायके गई है तो ज़्यादातर वो समय एक व्यक्ति है उसी गाँव का, जिसके साथ वो गुज़ारती है और उस व्यक्ति का नाम है रविंद्र। पुलिस को अब हो जाती है शक। जैसे ही गोयल साहब को शक हो, गोयल साहब सबसे पहले परमजीत के नंबर्स का कॉल डिटेल्स खंगालो और परमजीत के नंबर से कहाँ-कहाँ कॉल किया गया। घटना जिस दिन हुई थी, उस दिन वो सारे कॉल्स डिटेल्स को पुलिस को ये कॉल डिटेल्स में पता चलता है कि परमजीत लगातार एक नंबर पे कॉल की है करीब-करीब 7 बजे बजे से लेकर 10 बजे रात तक और वो व्यक्ति रविंद्र। पुलिस का जो शक था वो यकीन में बदल जाता है। पुलिस सीधे अपना टीम लेकर पहुंचती है परमजीत के पास। परमजीत को अपने घर से उठाती है और ले आती है थाने। एक टीम जाती है रविंद्र के पास, रविंद्र को उठाती है और लेकर आ जाती है। गोयल साहब का अपना तौर तरीका, कानून का डंडा अब यहाँ चलना। पूछताछ शुरू होती है पुलिसिया अंदाज में। जब कड़ाई से पूछताछ की जाती है तो जो कहानी सामने निकल के आता है उसको सुनने के बाद गोयल साहब के तो तोते हुए। और हम समझते हैं कि जब आप ध्यान से सुन रहे हैं और लास्ट तक सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आपके भी तोते उड़ेंगे, जैसे मुझे कहते हुए मेरे तोते उड़ रहे हैं कि भाई आखिर आगे ऐसी कौन सी बात पुलिस को जिसकी वजह से गोयल साहब के तोते उड़ गए। परमजीत ये कहती है कि श्रीमान, ये जो रविंद्र है, रविंद्र और हरजीत सिंह, ये दोनों बचपन के ही मित्र हैं। साथ में खेलते कूदते बड़े, दोनों की शादियां हो जाती है। हरजीत सिंह अपने काम पे लगे हुए हैं, जिनकी शादी हमसे हुई, हमारे बाल बच्चे हो गए। और रविंद्र जो है, वो रविंद्र की भी शादी हो गई है, इसके भी 2 बच्चे हैं। लेकिन ये रविंद्र अभी-अभी आया हुआ था क्योंकि ये जाकर विदेश में काम किया था और विदेश में जाकर काम करने के बाद जब ये आया, तो हमारे यहाँ हुआ। आने के बाद बहुत सारे तोहफ़े लेकर आए। हम सबका ख़्याल रखें। ख़्याल रखते, 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 रखते और इतना ख़्याल रखने लगा, किसी ने हमको कहा कि हम आपसे प्रेम करने और प्रेम करने लगे हैं, तो मैंने भी इसको मना नहीं।
और मुझे भी रविंद्र से प्रेम हो गया। हम दोनों साथ-साथ में मिलते ही थे और दोनों ही नहीं श्रीमान, रविंद्र का एक दोस्त भी है, युगल सिंह। ये युगल सिंह भी साथ में है। परमजीत के बयान से युगल सिंह को भी पुलिस उठा, तीनों इकट्ठे होते हैं और तीनों जो बयान देते हैं वो काफ़ी डरावना। रविंद्र ये कहता है कि उस दिन शराब पिलाने के बहाने हम लोग खेत में बैठे थे, वहीं पे पार्टियाँ चल रही थी। हरजीत सिंह भी हमारे साथ था। बहुत ज़्यादा शराब हम लोग दोनों मिलकर पिलाने के बाद जब वो पूरा बेहोश टाइप का हो गया, तब जाकर इसी की पत्नी से हमने पूछा था क्या किया जाए? तो यही परमजीत ने कहा था कि रास्ते से हटा दो, यथाशीघ्र इसे खत्म कर डालो। दोनों मिलकर, यानी रविंद्र और रविंद्र का दोस्त दोनों मिलकर पहले उसको पीटते हैं हरप्रीत सिंह को, और इतना पीटते हैं, ऐसा मार जिसे अंदरूनी मार बाहर से दिखाई नहीं देगा, लेकिन अंदर बहुत जबरदस्त मार। पहले मारते हैं, गला दबाते हैं और गला दबाने के बाद मर्डर कर देते हैं। गला दबाकर मर्डर करने के बाद उसकी लाश को उसी पानी के टब में, यानी हौद में, मोटर वाला, वहीं पे रख देते हैं। मोबाइल, सामान और स्कूटर लेकर ये लोग रफू चक्कर हो जाते। निशानदेही पे अरिजीत सिंह का सामान भी बरामद किया गया, मोबाइल भी बरामद किया और स्कूटर भी बरामद कर दी गई। मर्डर करने के बाद उसी रात को रविंद्र ये कहता है कि मर्डर करने के बाद कंफर्म करने के लिए परमजीत अपने घर से यहाँ आई भी थी। जब इत्मीनान हो गई थी, अपने आंखों से हिला डुलाकर जब देख ली थी कि मेरा पति अब खत्म हो चुका है, तब वो वापस लौट। क्यों? क्योंकि रविंद्र, और रविंद्र ही नहीं, रविंद्र के दोस्त, ये दोनों से वो प्रेम करती थी और साथ में अपने शारीरिक जो जरूरतें हैं, जो भूख है, हवस का जो भूख है, ये दोनों के साथ साथ में मिटा, और ये दोनों का भी शारीरिक जो जरूरतें हैं उसे ये अकेले पूरा करती थी। काम, हरजीत काम पे जब चला जाता था, पाता था, तो इससे परेशानी होती थी कि आखिर वो आ ही जाता है। ये तीनों मिलकर आपस में एक प्लान करते हैं, फिर आखिर हम लोग ऐसे छुप छुप के कब तक मिलते रहेंगे, क्यों ना कोई उपाय किया जाए, या मुझे लेकर भाग जाओ या तो यहाँ पे इसे निर्णय लिया जाता है। इसे खत्म करने में ही भलाई, तभी हम तीनों मिल करके आराम से मिल सकते हैं और अपना जीवन को बिता सकते हैं। दोस्तों, परमजीत को रविंद्र ने गिफ्ट का, दौलत का लालच दिया और अपने शरीर की जो हवस है उसे खत्म करने के लिए एक माध्यम बनाया। परमजीत उसी लालच में, उसी गिफ्ट के लालच में, क्योंकि रविंद्र विदेश से पैसे कमा कर आया था और वो सारे पैसे यहीं पे वो लुटा रहा था, उसी के लालच में ये आ गई अपने पति की। पुलिस तीनों को कॉल डिटेल्स के हिसाब से, इकरारनामे के हिसाब से एफआईआर दर्ज करके टोटल जांच रिपोर्ट बनाकर अदालत में पेश करती है और जेल में डलवा। आगे की कार्रवाई, ट्रायल चल रही है। आगे की जो कार्रवाई होगी वो अदालत इन तीनों के करने का फल तो देगी ही, और वो फल अंदाजन बहुत भयानक होगा, क्योंकि पुलिस ने वो तमाम सबूत जुटा लिए थे जो इन तीनों के खिलाफ थे। दोस्तों, गिफ्ट के लालच, दौलत का लालच
हवस की जो लालच है, वो सिर्फ बर्बादी की तरफ लेकर जा सकती, आबाद करने के लिए नहीं। सोच समझ कर की आवश्यकता है। आज की कहानी में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।